प्यारे बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक में संकलित महत्वपूर्ण बिंदु पत्रकारिता के विविध आयाम का अध्ययन करेंगे। पत्रकारिता के विविध आयाम का अध्ययन करते हुए सबसे पहले हम समझेंगे कि पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो देश विदेश में घटने वाली घटनाओं की सूचनाओं को संकलित एवं संपादित कर समाचार के रूप में पाठकों तक पहुंचाने की क्रिया या विधा को पत्रकारिता कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश विदेश में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सूचनाओं को संकलित और संपादित करके समाचार के रूप में तैयार करके पाठकों तक पहुंचाने का जो ढंग है, जो प्रक्रिया है, उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि समाचार किसे कहते हैं। तो समाचार की बात यदि हम करें तो समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता हो। तीन महत्वपूर्ण बात समाचार की परिभाषा में हमने देखी। पहली कि समाचार कोई ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। समाचार कोई ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। दूसरी कि इसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है और होनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण जो बात या बिंदु है वह है इसमें अधिक से अधिक लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता हो, यानी समाचार ऐसा हो जिस पर अधिक से अधिक लोगों का इंटरेस्ट हो, यानी उनकी रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता हो, वह समाचार होगा। कार्टून कोना, हम देखते हैं कि अधिकांश समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पे एक कार्टून छपा होता है जिसमें हस्ताक्षर भी होते हैं कार्टून कोना को तैयार करने वाले व्यक्ति को। तो ये क्या होता है? तो हम कहेंगे कार्टून समाचार पत्र के पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय होते हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती है। हम देखते हैं कि किसी भी समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर, पहले पन्ने पर एक कार्टून होता है जिसमें कभी कभी वर्तमान में घट रही घटनाओं पर व्यंग किया जाता है। बड़ी ही चुटीली टिप्पणियां की जाती हैं और वो छोटा सा एक कार्टून कई बार अंदर पृष्ठ पे लिखे हुए लंबे लंबे और धारदार और प्रभावी संपादकीय से भी कहीं ज़्यादा अधिक प्रभावी धार रखता है, प्रभाव रखता है। तो हम देखते हैं कि एक छोटा सा कार्टून बहुत बड़ी बात कई बार अपनी कह जाता है और व्यंग को बड़े प्रभावकारी ढंग से लोगों के सामने रखता है। समाचार के तत्व, हम देखते हैं कि समाचार के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। कोई समाचार यूं ही समाचार नहीं हो जाते। इन तत्वों की पूर्ति करने वाली घटना या सूचना ही समाचार कहलाएगा। वो कौन कौन से देखते हैं। पत्रकारिता की दृष्टि से किसी भी घटना, समस्या व विचार को समाचार का रूप धारण करने के लिए उसमें निम्न तत्वों में से अधिकांश या सभी का होना आवश्यक है। यानी हमने देखा किसी भी घटना, समस्या या विचार का समाचार के रूप में होने के लिए इनमें से अधिकांश तत्व या सभी का होना बहुत जरूरी होता है। पहले तत्व की यदि हम बात करें तो पहला तत्व है नवीनता। नवीनता का तात्पर्य है कि जो समाचार होता है वह ताजा होना चाहिए। कई दिनों या कई महीनों पहले कोई घटना घटित हुई है और उसे अगर अब हम प्रकाशित करेंगे समाचारों के रूप में तो वह समाचार नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों का उसके प्रति कोई भी रुझान नहीं होगा, लोगों की रुचि नहीं होगी, वह लोगों को प्रभावित नहीं करेगी, अतः वह समाचार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो नवीनता का अर्थ है नया, ताजा। घटनाओं का ताजा होना जरूरी है, उनसे संबंधित सूचनाओं को ताजा होना जरूरी है, तभी वह समाचार होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु या इसकी जो विशेषता है वह है निकटता। निकटता का तात्पर्य है घटनाएं जितनी ज्यादा संबंधित पाठकों से संबंधित होंगी, उनके निकट घटित हुई होंगी, पाठक उतना ही ज्यादा उसमें रुचि रखेंगे। यानी हमारे आसपास की सूचनाओं को जानने की जिज्ञासा हमारे हृदय में होती है, हमारे मन में होती है, अतः पाठक भी यही चाहता है। तो पाठक के आसपास
अपने राज्य, अपने जिले, अपने गांव या अपने देश, दुनिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का उसका जो क्रम होता है उसके अनुसार निकटता का तत्व महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रभाव। प्रभाव का अर्थ है कि जिस घटना या सूचना को हम प्रकाशित कर रहे हैं वह कितने लोगों को या कितने बड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली है। कोई सूचना या समाचार जितना ज़्यादा एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा वह उतना ही प्रभावी समाचार कहलाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु या तत्व है वह है जन रुचि। जन रुचि, जैसा कि हमने अभी इससे पहले चर्चा की थी, लोगों की किसी समाचार में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि होना जरूरी है। अगर कोई समाचार ऐसा है जिसमें हमें लगता है कि इसमें जन सामान्य की रुचि नहीं होगी तो वह समाचार की श्रेणी में नहीं होगा। तो ऐसी घटनाओं या सूचनाओं को समाचार के रूप में संपादित किया जाता है जिनमें लोगों की रुचि ज़्यादा होती है। संघर्ष, अगला बिंदु है संघर्ष, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं कि अधिकांशतः हम चाहे वो टीवी चैनल पे हो, चाहे समाचार पत्रों में हो, विभिन्न प्रकार से लोगों की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा या उत्सुकता होती है कि वे संघर्ष से परिपूर्ण समाचारों को सुनने के लिए लालायित होते हैं, उत्सुक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो संघर्ष चलता है, या चीन और भारत के जो कभी कभी तनातनी का मुद्दा उठता है, ये ऐसे समाचार हैं जो संघर्ष को रेखांकित करते हैं और ऐसे समाचारों को प्रत्येक व्यक्ति जानने के लिए उत्सुक होता है। तो ऐसी खबरें भी समाचार की श्रेणी में आती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है महत्वपूर्ण लोग। हम देखते हैं कि देश दुनिया में कुछ विशिष्ट या महत्वपूर्ण लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं और उनके जनजीवन, उनके कार्य शैली या उनके कार्यों के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक होते हैं और उनकी इस उत्सुकता की पूर्ति समाचारों के रूप में की जाती है। तो उनसे संबंधित जो समाचार होते हैं वे भी समाचार होंगे। अगला जो बिंदु है वह है उपयोगी जानकारियां। उपयोगी जानकारियां ऐसी हो सकती हैं, जैसे मान लो हम कहेंगे कि किसी मोहल्ले में या किसी नगर में बिजली कब कटेगी, कब आएगी, कहाँ पर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, कब तक बिजली कटौती रहेगी, किस क्षेत्र में सड़क का काम चल रहा है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है, या विद्यालय कब से खुलेंगे, छुट्टियां कब से होंगी, आदि जानकारियां जो दी जाती हैं ये जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी जानकारियां हैं। ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए भी लोग समाचार जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अतः उपयोगी जानकारियां भी समाचार की श्रेणी में आती हैं। अंतिम बिंदु इसका जो है वो है अनोखापन। अनोखापन का तात्पर्य है कि जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि एक घटना इस तरह हो सकती है कि किसी कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काटा, तो इसमें कोई अनोखापन नहीं है, कुत्ता किसी व्यक्ति को काट सकता है। किंतु अगर इस घटना को हम इस तरह घुमा दें कि एक व्यक्ति ने कुत्ते को काटा, अब ये अनोखापन हो गया, क्योंकि ऐसा तो बड़ा विचित्र लगता है सुनने में। अतः इस प्रकार की खबरें जो लोगों में आश्चर्य को बढ़ावा देती है, जो लोगों में उत्सुकता को बढ़ावा देती हैं, ऐसी अनोखी अद्भुत खबरों को भी समाचार कहा जाता है। तो ऐसी खबरें बहुत ज़रूरी है, समाचार की श्रेणी में इनको हम रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि समाचारों में जो खबर प्रकाशित होती हैं उनमें एक महत्वपूर्ण बात आती है डेडलाइन। हर समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन होती है। तो हम कहेंगे कि समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। ये डेडलाइन क्या होती है, ये तो हमने केवल सरल शब्दों में केवल यहाँ बता दिया एक परिभाषा के रूप में कि समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को जो कवर करने का एक निर्धारित टाइम
निर्धारित जो समय सीमा होती है उसको डेडलाइन कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको और स्पष्ट करें तो हम कहेंगे कि हम देखते हैं कि समाचार पत्र अधिकांशतः रात्रि के समय छपकर तैयार होते हैं। अब रात्रि को छपकर तैयार होते हैं तो उन सभी समाचार पत्रों ने अपनी एक डेडलाइन बना रखी है कि इतने समय तक आने वाली खबरों को वो समाचार पत्र में जगह देंगे। उसके बाद वो इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि समाचार पत्र को छपकर प्रकाशित होकर दूर दूर के इलाकों में पाठकों तक पहुंचाना भी होता है। अतः एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत आने वाले समाचारों को ही समाचार पत्र में स्थान मिल पाता है, और वो जो समय सीमा है वही डेडलाइन कहलाती है। उसके बाद के समाचारों को अगले दिन ही प्रकाशित किया जा सकता है। दूसरा शब्द है डेटलाइन। यह डेटलाइन क्या होती है? डेटलाइन, डेट यानी दिनांक, तो समाचार पत्र की दिनांक को ही डेटलाइन कहते हैं। बच्चे यहाँ इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि डेटलाइन और डेडलाइन दोनों का अंतर। डेडलाइन और डेटलाइन, हालांकि डेट को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, डेटलाइन का यानी दिनांक। अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है संपादन, यानी संपादन होता क्या है? तो संपादन का तात्पर्य है कि प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके पठनीय तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है। सरल शब्दों में कि प्रकाशन के लिए, किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए जो कोई भी समाचार सामग्री वहां पहुंचती है, वहां बैठे हुए संपादक, उपसंपादक, सहायक संपादक आदि उस समाचार सामग्री में जितनी भी अशुद्धियां हैं, चाहे वो व्याकरण की दृष्टि से हो, भाषा की दृष्टि से, जो कुछ उसमें अशुद्धियां हैं उनको दूर करते हैं, उनको पढ़ने, पठनीय का अर्थ है पढ़ने योग्य बनाते हैं, और फिर उसको प्रकाशित करके पाठकों तक पहुंचाने का कार्य यह संपादन कहलाता है। तो प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके पठनीय तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है। अब सवाल खड़ा होता है संपादकीय का, कि संपादकीय क्या होता है? तो हम यूं देखते हैं कि किसी भी समाचार पत्र के मध्य में एक पृष्ठ होता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का लेख होता है, और किसी वर्तमान में चल रही घटित होने वाली घटनाओं पर वह लेख होता है, जो व्यंग्यात्मक भी हो सकता है, उस पर व्यापकता से प्रकाश डालने वाली दृष्टि से भी लिखा हुआ हो सकता है। तो उस लेख को ही हम संपादकीय कहते हैं, और यह अधिकांशतः समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है, और इसे समाचार पत्र की आत्मा भी कहा जाता है। तो हम कहेंगे संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को, जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। समझे? संपादक द्वारा किसी भी प्रमुख घटना या समस्या पर, जो वर्तमान में घटित हो रही है और जो बहुत प्रभावी है, बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है, या बहुत बड़ा निर्णय है, ऐसी घटनाओं या समस्याओं पर संपादक द्वारा जो एक विचारात्मक लेख लिखा जाता है और जिसे समाचार पत्र के मध्य भाग में जगह दी जाती है, उस विचारात्मक लेख को ही हम संपादकीय कहते हैं। और यह संपादकीय लेख किसी भी संबंधित समाचार पत्र की राय माना जाता है। वह किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं छपता, उसमें किसी व्यक्ति विशेष को उसका श्रेय नहीं दिया जाता, क्योंकि वह उस समाचार पत्र की राय है, उसके अपने विचार हैं, अतः उसे उस समाचार पत्र के ही विचार माना जाता है। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय नहीं होती, बल्कि वह पत्र समूह की राय होता है। यानी जिस समाचार पत्र ने उस संपादक को निकाला वह उस समाचार पत्र समूह की राय होगा, उसके विचार माने जाएंगे, लिखने वाले व्यक्ति के विचार नहीं माने जाएंगे। इसलिए संपादक के नीचे आपने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं देखा होगा। इसीलिए संपादकीय में संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। तो इस संपादकीय को आप समझ गए होंगे कि समाचार पत्र के मध्य भाग में एक विचारात्मक लेख होता है जो वर्तमान में घटित हो रही प्रमुख घटना या समस्या पर होता है, और उस विचारात्मक लेख को संपादक द्वारा लिखा या तैयार किया जाता है।
दूसरी बात कि उसके नीचे उसके लिखने वाले संपादक या लेखक का नाम नहीं होता, क्योंकि उस संपादक में जो विचार हैं वे उस व्यक्ति के विचार न मानकर उस समाचार पत्र के विचार माने जाते हैं। संपादकीय नीति क्या होती है? तो हम कहेंगे विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को ही संपादकीय नीति कहते हैं। यानी कोई भी समाचार संगठन है कि किसी भी समाचार पत्र का, वह किन किन समाचारों को चयन करेगा, उनको किस प्रकार प्रस्तुत करेगा, इस तरह की उनकी अपनी एक नीति होती है। उस नीति का पालन करते हुए ही वे अपने समाचारों में, समाचार पत्रों में समाचारों को स्थान देते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं। तो यही संपादकीय नीति कहलाती है। अब संपादन के कुछ सिद्धांत होते हैं और इन सिद्धांतों का पालन करना संपादक के लिए या पत्रकार के लिए बहुत जरूरी होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला सिद्धांत संपादन का होता है तथ्यों की शुद्धता, जिसे एक्यूरेसी भी कहेंगे। यानी समाचारों में जो तथ्य प्रकाशित होने जा रहे हैं वे अधिकाधिक शुद्ध तथ्यों का उपयोग करते हैं। यानी संपादन करते समय यह जरूरी है कि तथ्य शुद्ध रूप में हो, अधिक से अधिक शुद्धता के साथ उनका उपयोग किया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता या सिद्धांत है वस्तुपरकता, जिसको हम ऑब्जेक्टिविटी भी कह सकते हैं। वस्तुपरकता का तात्पर्य है कि पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित नहीं होने दे। इसको सरल शब्दों में समझेंगे, आप देखते हैं कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मैं हूं या आप लोग हैं, अपनी एक विचारधारा, अपने विचार, अपनी सोच, अपनी धारणा होती है। हम हर किसी घटना के प्रति कोई किसी एक पक्ष में हम होते हैं। अब यहाँ संपादन के सिद्धांतों में वस्तुपरकता का तात्पर्य है कि जब हम संपादन का कार्य कर रहे हैं तो समाचारों के तथ्यों का जब हम संकलन करते हैं तो उन तथ्यों को संकलित करते समय हमारे निजी विचारों, धारणाओं या सिद्धांतों का हमारे कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कहने का अर्थ है हमें पक्षपातपूर्ण आचरण नहीं होना चाहिए, हमें अपने विचारों को उन पर थोपना नहीं चाहिए। निष्पक्ष होकर वस्तुपरकता से अपने आप को पूर्वाग्रह से ग्रसित न करते हुए हमें यह कार्य करना होता है। निष्पक्षता, फेयरनेस। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, अतः पत्रकारिता निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। तो इसमें यदि दो पक्ष या दो से अधिक इतने पक्ष, यानी उस घटना या समाचार से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उन सब का ध्यान रखते हुए संपादन के कार्य में सही और न्याय के साथ खड़े होना चाहिए और एक निष्पक्ष ढंग से कार्य करते हुए संपादन करना चाहिए। अगला सिद्धांत है संतुलन यानी बैलेंस। हम देखते हैं किसी घटना या समाचार के विभिन्न पक्ष हो सकते हैं। अब उन सभी पक्षों को उनके घटना में या समाचार में उनके वजन के अनुसार, उनके महत्व के अनुसार उनको स्थान देना चाहिए। किसी एक पक्ष की तरफ झुककर केवल उससे संबंधित समाचारों या सूचनाओं को ही हम स्थान दें तो यह पक्षपातपूर्ण होगा और पत्रकारिता या संपादन की छवि को खराब करने वाला होगा। अतः सभी संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पानी चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। स्रोत यानी समाचार कहाँ से आए, जिसको हम सोर्सिंग एट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो स्रोत क्या होते हैं? पीटीआई, जिसको हम भाषा भी कह सकते हैं, या यूएनआई यूनिवार्ता। ये महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियां हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों या टीवी चैनलों को समाचार उपलब्ध कराती हैं। तो ये समाचार प्राप्त करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अलावा सभी समाचार संगठनों के अपने अपने संवाददाता और रिपोर्टर होते हैं जो समाचार एकत्र करने, सूचना एकत्र कर संकलित करने का कार्य करते हैं। तो ये स्रोत, ये संपादन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इसके बाद अब हम पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों की बात यदि करें, पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं
पहला प्रकार है खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता जिसमें आम तौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है। हम देखते हैं कि विभिन्न टीवी चैनल या समाचार संगठनों वाले जो व्यक्ति हैं वे गोपनीय ढंग से सार्वजनिक महत्व के मामलों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अनियमितता या गड़बड़ी चल रही होती है, उनकी वो छानबीन करते हैं और उन छानबीन करते हुए उन गड़बड़ियों को जन सामान्य के सामने लाते हैं। तो आजकल जो स्टिंग ऑपरेशन चल रहे हैं ये खोजी पत्रकारिता का ही एक रूप है, तो यह खोजी पत्रकारिता कहलाती है। दूसरा जो इससे मिलता जुलता रूप है वह है वॉच डॉग पत्रकारिता। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना होता है। परंपरागत रूप से इसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं, यानी सतर्कता बरतते हुए। हम देखते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकारिता या समाचार मीडिया का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह सरकार के काम पर नजर रखे। सरकारी कामकाज पर निगाह रखते हुए, नजर रखते हुए वहां यदि कोई गड़बड़ होती है तो उसे अपने समाचारों के माध्यम से जन सामान्य में उजागर कर देना, उसका भेद खोल देना, ये उनका प्रमुख कार्य है। इसे हम वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता से अभिप्राय है कि इसे हम पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं, यानी एडवोकेसी का दूसरा नाम पक्षधर पत्रकारिता भी है। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। मान लीजिए किसी भी देश में कोई विशेष मुद्दा या विचारधारा इस समय उठ रही है और उसके पक्ष में, राष्ट्र हित में उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए मीडिया द्वारा पत्रकारिता के अंतर्गत जो एक अभियान चलाया जाता है लोगों को उसके पक्ष में करने के लिए, उसी को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। पीत पत्रकारिता पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाह, आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनी फैलाने वाले समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहते हैं। पीत पत्रकारिता यानी ये सनसनी फैलाने वाले समाचार होते हैं। इसमें पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाह फैलाई जाती है या बिना तथ्यों पर आधारित झूठी कोई खबर हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, प्रेम संबंधों का भी वर्णन किया जा सकता है जिसमें पाठक ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखाए। तो इस प्रकार के समाचारों को पीत पत्रकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। अगला भेद है पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। हम देखते हैं कि विभिन्न नायक नायिका जो फिल्मों में काम करती हैं उनके निजी जीवन से संबंधित घटनाओं, उनकी पार्टियों, नेताओं से संबंधित विभिन्न समाचारों को जो प्रकाशित किया जाता है, उनके निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, वह पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। अगला जो मुख्य प्रकार या भेद है वह है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता से तात्पर्य है मुख्य धारा के मीडिया के विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन प्राप्त नहीं होता और न ही उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं। तो वैकल्पिक पत्रकारिता यानी मुख्य धारा की जो मीडिया है उसके बिल्कुल उल्टा, यानी उसके बिल्कुल विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था का एक विकल्प को सामने लाता है और उसके अनुकूल लोगों की सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे हम वैकल्पिक का अर्थ ही होता है विकल्प, यानी पहले से स्थापित जो व्यवस्था है उसका एक विकल्प इसके द्वारा लाया जाता है और उस विकल्प को सामने लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करते हुए जो पत्रकारिता की जाती है उसको वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है।
और इस तरह की पत्रकारिता में सरकार या बड़ी पूंजी का समर्थन प्राप्त नहीं होता और न ही उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं। अगला भेद है विशेषीकृत पत्रकारिता। किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता है। नाम से ही सिद्ध होता है कि विशेषीकृत यानी विशेष क्षेत्र या किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी का विश्लेषण करते हुए समाचारों को प्रकाशित करना विशेषीकृत पत्रकारिता है। अभी इसके कई क्षेत्र होते हैं क्योंकि अलग अलग विशेष क्षेत्र होते हैं। जैसे कौन कौन से? संसदीय पत्रकारिता, जब हम संसद की कार्यप्रणाली, संसद में चलने वाले कार्यों की जानकारी हम विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं तो संसदीय पत्रकारिता। जब हम न्यायालय की कार्यप्रणाली के बारे में वहाँ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम समाचारों में प्रकाशित करते हैं तो वह न्यायालयी पत्रकारिता। आर्थिक पत्रकारिता, जब हम किसी आर्थिक विश्लेषण को देश के आर्थिक परिस्थितियों, स्थितियों आदि के विकास एवं पतन आदि के बारे में जब वर्णन करते हैं वह आर्थिक पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता, इस प्रकार की खेल पत्रकारिता में केवल खेल से संबंधित समाचारों को प्रकाशित किया जाता है। विज्ञान और विकास पत्रकारिता में विज्ञान और राष्ट्र के विकास से संबंधित समाचारों को महत्व दिया जाता है। अपराध पत्रकारिता में जो अपराध चल रहे हैं राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के या किसी क्षेत्र विशेष में, उनको इस प्रकार की पत्रकारिता में स्थान दिया जाता है। और फैशन और फिल्म पत्रकारिता में फिल्मों में काम करने वाले और फैशन आदि की पत्रकारिता को स्थान दिया जाता है। अब यह महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ हर प्रकार के क्षेत्र विशेष की पत्रकारिता के लिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो निश्चित होते हैं कि यह व्यक्ति संसदीय पत्रकारिता करेगा, यह न्यायालय पत्रकारिता का कार्य करेगा, जो केवल उसी से संबंधित समाचारों का संकलन करता है। आर्थिक पत्रकारिता के लिए काम करने वाला वह केवल आर्थिक स्थितियों पर ही समाचार एकत्र करेगा। खेल वाला खेल पर, विज्ञान वाला विज्ञान पर, और अपराध की पत्रकारिता में कार्य करने वाला व्यक्ति अपराध से संबंधित समाचारों का संकलन करेगा। फिल्मों या फैशन आदि से संबंधित व्यक्ति इसी प्रकार के समाचार संकलित करेगा। तो इस प्रकार से ये पत्रकारिता के विविध आयाम थे जो आशा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इनको दोहराएं। धन्यवाद।